नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर विषय विज्ञान का कक्षा शिक्षण क्लास 3 देखेंगे, जिसमें पौधे एवं जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन, यानी कि पौधों एवं जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन कैसे होता है, इसके बारे में इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, और क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। ये हमारे 2023-24 के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो आने वाले एग्जाम में संभावित प्रश्न होंगे आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अनुकूलन क्या है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जमीन यानी कि थल पर पाए जाते हैं। तो थल पर पाए जाने वाले कौन कौन से हो गए, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मानव हो गया, है ना। तो जितने भी ये थल पर पाए जाने वाले हैं जीव, इन्हें क्या कहते हैं, हम थलचर कहते हैं। ठीक है, और कुछ जल में पाए जाते हैं, जैसे मछली हो गई, और भी ढेर सारे जीव पाए जाने, मछली में पाए जाने वाले जीव हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पानी में पाए जाने वाले जीवों उन्हें जलचर कहते हैं। ठीक है, और कुछ जल एवं थल दोनों पर निवास करते हैं। भाई, कुछ थल में करते हैं और कुछ जल में करते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो दोनों में निवास करते हैं, कछुआ, मेढक वगैरह हो गया, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ठीक है, कुछ जंतु वायु में उड़ते हैं। अब वायु में उड़ने वाले को क्या कहेंगे, नभचर कहेंगे। जैसे कौवा हो गया, गौरैया, गिद्ध, या जितने भी और पक्षी हैं, सभी वायु में जो उड़ते हैं उन्हें नभचर कहते हैं। ठीक है, पूछ दिया जाएगा नभचर जंतु कौन कौन से है ना। पेड़ पौधे अधिकतर भूमि थल पर पाए जाते हैं, परंतु कुछ पौधे पानी में भी वास करते हैं। पानी में वास करने वाले कौन से, जलकुंभी है और कमल है ना। ऐसे और भी हैं। वह स्थान जिसमें कोई पौधा उगता है तथा कोई जंतु निवास करता है, उसका आवास कहलाता है। ठीक है, जैसे पौधा कहीं उग गया और वहाँ पर ही उसका विकास पूरा हो रहा है, तो उस स्थान को क्या कहेंगे, उस पौधे का आवास कहेंगे। जहाँ मानव या जीव जंतु रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उसे उसका आवास कहते हैं। ठीक है, वास स्थान कहलाता है। प्रत्येक जीवधारी की आत्म तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती हैं, इसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे हम जिस भी सोसाइटी में या जिस भी प्रदेश देश में रहते हैं, हम उसी वातावरण में ढल जाते हैं, उसी के अनुकूल हमारी बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो इसको ही हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे कोई जल में रहता है तो वो जल में ही, जल जैसा ही, मतलब जल में रहने लायक उसकी बॉडी हो जाती है। हम थल में रहते तो हमारी बॉडी थल में रहने लायक है। अब जैसे पानी में हम कुछ काफ़ी घंटे, 2-4 घंटे तक बने रहें, तो हमारी जो बॉडी कैसी सिकुड़ने लगेगी। ठीक है, तो क्या है कि हमारी जल के अनुकूल बॉडी नहीं है, हमारी ये थल के अनुकूल बॉडी है ना। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, जलीय पौधे तथा जानवर अपने को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न परिवेश में जंतु एवं पेड़ पौधे अपने को निम्न प्रकार अनुकूलित करते हैं। जैसा कि अभी हमने पहले बताया आपको, तालाब के जल में विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे मछलियाँ, मेढक, कछुआ, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जल में डूबे हुए तथा कुछ जल में तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहलाते हैं। ठीक है, जो जल में जंतु रहे या जीव रहे, ठीक है, या पौधे रहे, तो जो पौधे होंगे उन्हें जलीय पौधे कहेंगे, जो जीव जंतु रहेंगे उन्हें जलीय जीव जंतु कहेंगे। ठीक है, मछली का शरीर नाव के आकार का होता है। इसके दोनों सिरे नुकीले और बीच वाला भाग चौड़ा होता है। ठीक है, यानी कि जो बीच वाला भाग चौड़ा होता है और जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं, धारा रेखित कहते हैं। धारा रेखित तैरने में सहायक होता है। जो मछली का धारा रेखित शरीर होता है, धारा टाइप की होती हैं, तो वो कैसा होता है, तैरने में सहायक होता है। ठीक है, साइडों पे कैसा होता है, नुकीला टाइप का होता है और बीच में चौड़ा होता है। ठीक है, मछली की पूंछ और पंख पतवार की तरह काम करते हैं। मछली को सांस लेने हेतु फेफड़ों के स्थान पर क्या होते हैं, गलफड़े या गिल्स जिसे बोलते हैं। जैसे हम लोग किससे लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, लेकिन मछलियाँ गलफड़े या गिल्स से लेती हैं। ठीक है, गलफड़े, पंख तथा धारा रेखित शरीर मछली को जल में रहने के अनुकूल बनाते हैं। जो गलफड़े होते हैं और पंख होते हैं, धारा रेखित शरीर है, ये जल में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं किसको, मछली को। मछली के मुंह में जल प्रवेश करता है और गलफड़ों से बाहर निकल जाता है। जल में घुली ऑक्सीजन को गलफड़ों से सोख लेती हैं। यानी कि मछलियाँ जल में रहती हैं, उसके मुँह में पानी जाता है और गलफड़ों से बाहर निकल जाता है, और जो पानी में ऑक्सीजन होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह मछलियाँ श्वसन करती हैं। यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो ये जीवित नहीं रह सकती है।
बिल्कुल, मछली को भी जल से बाहर निकालकर अब इस ज़मीन पर रख दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। मेढक तथा बत्तख के पैरों की उँगलियों के बीच झिल्ली या पात जाल होता है तथा यह जाल इन्हें जल में तैरने पतवार की तरह सहायता करता है। जो पाद जाल होता है वो मेढक और बत्तख को तैरने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। जलीय पौधों के तनों के अंदर जो जितने जलीय पौधे होते हैं उनका तना जो होता है, ठीक है, उनके अंदर क्या असंख्य खाली स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहते हैं। उन खाली स्थानों क्या कहते हैं? वायु कोष्ठ कहते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है। ठीक है। जो खाली स्थान होता है, असंख्य खाली स्थान होता है, उसमें वायु भरी रहती है, इसीलिए उसे वायु कोष्ठ कहते हैं। जैसे जलकुंभी हो गई, तो जलकुंभी के जो तने होते हैं उसमें भी इसी तरह के खाली स्थान पाए जाते हैं। इस कारण के ये हल्के और मुलायम होते हैं। देखिए, हल्के और मुलायम होते हैं, ठीक है, और पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। क्योंकि ये हल्के और मुलायम होते हैं, इसीलिए पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इस प्रकार इन पौधों की रचना जल में रहने के लिए अनुकूल होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ठीक है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इनकी पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं, इसकी विशेषता बताइए। देखिए, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटे के रूप में रूपांतरित होने का कारण निम्नलिखित है। क्या कारण है? कि पत्तियों की सतह से पानी निरंतर बाष्प बनकर उड़ता रहता है। जैसे जो पत्तियां हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो पत्ती होगी, इनकी सतह से जो पानी निकलता है वो बाष्प बनकर उड़ता रहता है। ठीक है, बाष्प बनकर उड़ता रहता है। तो क्या होता है कि मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहाँ वातावरण शुष्क होता है। अब मरुस्थल जितने भी वहाँ पानी की कमी होती है, और कमी होने के बाद क्या होता है? वातावरण शुष्क होता है। अतः पत्तियों से पानी बाष्प बनकर उड़ न जाए, इसके लिए पत्तियाँ कांटों के रूप में बदल जाती हैं। और वहाँ पानी कम है और बाष्प बनकर पत्तियों से पानी उड़ जाएगा तो पत्तियाँ फिर जल्दी पौधा सूख जाएगा, इसीलिए वो नुकीली टाइप की हो जाती हैं। तो नुकीली हो जाएं, कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इस पौधे में हरे तने एवं चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तो इसके जो ऐसे पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पौधे, उनके तने कैसे हरे एवं चपटे होते हैं जो भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तनों के द्वारा ही भोजन बनाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर देखा जाए तो ये अंदर स्पंज के जैसा जलयुक्त तथा लसदार होता है। यानी स्पंज आप देखे होंगे कि सोकते की तरह होता है। टुकड़ा अगर तोड़ के देखा जाए तो सोकते की तरह होता है, स्पंज की तरह होता है, जो अपने अंदर पानी को सोख लेता है या अपने अंदर पानी को संचित कर लेता है। कांटे जैसी संरचनाएं जल की हानि को कम करती हैं और चरने वाले जंतुओं से पौधों की रक्षा करती हैं। पौधों की भांति मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के भी कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अनेक प्रकार के सर्प हो गए, मकड़ियाँ हो गई, चूहे, कीट, छिपकली आदि मरुस्थल में पत्थरों के नीचे छोटे छिद्रों और दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं की अधिकांश त्वचा मोटी होती है जो शरीर से पानी के ह्रास को रोकती है। जितने भी ये जंतु हो गए, सर्प हो गए, मकड़ियाँ हो गई, चूहे हो गए, कीट हो गए, छिपकली हो गए, इन सभी जंतुओं की त्वचा कैसी होती है? अधिकांशतः मोटी होती है, यानी अधिकतर मोटी होती है, जो शरीर से पानी के ह्रास को रोकती है, यानी कि पानी में शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है इसे भी देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक है, लवण हो गए, ये हमारे क्या प्राकृतिक संसाधन है। तो वायु में क्या है? पृथ्वी की एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है, और किसी ग्रह पर ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल नहीं है। सिर्फ पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है। यही कारण है कि यहाँ जीवन है। भाई, ऑक्सीजन ना हो तो जीवन संभव नहीं हो पाता है ना। वायु में विभिन्न गैसों की मात्रा निश्चित है। इन गैसों की प्रसद में परिवर्तन से जीवों हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ प्रभावित होती हैं। जैसे इसमें विभिन्न गैसों की मात्रा निश्चित कैसे हैं? जैसे मान लो ऑक्सीजन परसेंट है 78%, ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, कार्बन कितनी परसेंट है। ठीक है। तो इन सब की जो प्रसद मात्रा है वो कैसे निश्चित है। ठीक है। जल देखेंगे, जल प्रकृति की सबसे अमूल्य संपदा है। जल है तो जीवन है कहते हैं, इसीलिए है ना। पृथ्वी ग्रह की जीवनदायिनी विशेषताओं में पानी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की जीवनदायिनी विशेषताओं में जो पानी है उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जल कितना पाया जाता है? 75% भाग है वो किसका है? जल का है। और जिसे क्या कहा जाता है?
उस भाग को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 देखेंगे मिट्टी। मिट्टी अथवा भूमि भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल, मिट्टी द्वारा हमारे खाद्यान्न, सब्जियां, औषधियां, लकड़ी इत्यादि की पूर्ति मिट्टी के उगने वाले पौधों के उत्पादन से होती है। ठीक है। जो मिट्टी है, मिट्टी क्या होती है, इस मिट्टी में ही हम जितनी है फसलें उगाते हैं, सब्जियां हैं, औषधियां हैं, लकड़ी है, ये सब किसमें, मिट्टी में तो उगाते हैं। इसकी पूर्ति मिट्टी के उगने वाले पौधों के उत्पादन से होती है। लवण क्या है, लवण एक खनिज ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा के होने के बाद भी समाप्त होने वाले हैं। प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते थे, लेकिन फिर भी क्या है, ये धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। इन खनिजों की मात्रा सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। ये खनिज हैं, कहीं कम होंगे तो कहीं अधिकता, इसकी अधिकता होगी, यानी कि सभी स्थानों पर एक समान नहीं पाए जाते हैं। ऊर्जा। नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा। ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है, कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, जल शक्ति आदि ऊर्जा के ये मुख्य स्रोत हैं। ठीक है। कोयला से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लकड़ी से भी होती है, पेट्रोलियम से भी होती है, जल शक्ति से, ये सभी कैसे हैं, मुख्य स्रोत हैं किसके, ऊर्जा के। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे कच्चे तेल से प्राप्त होने वाले पेट्रोल और डीजल कार, बस, ट्रक, ट्रेन, विमानों आदि को चलाने में काम में लाया जाता है। इसी प्रकार केरोसिन व प्राकृतिक गैस को लैंप व स्टोवों आदि में ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है। हमें ज्ञात है कि कच्चा तेल, कोयला व प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, इसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसका बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए, जिन चीज़ों का सिंपल सा देखेंगे कि अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, जिन चीज़ों का किसी न किसी दिन समाप्ति हो जानी तय है, उन्हें क्या कहेंगे, अनवीकरणीय स्रोत कहेंगे। और नवीकरणीय क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से मिले हैं। ठीक है। जो हमें प्रकृति से मिले हैं उन्हें नवीकरणीय कहते हैं। नवीकरणीय देखें क्या है, नवीकरणीय स्रोत केवल पर्यावरण अनुकूलन है, बल्कि प्रचुरता से भी उपलब्ध है, यानी कि अधिक मात्रा में भी उपलब्ध है। जैसे जल है, पवन है, सूर्य का प्रकाश है, ये कभी नहीं खत्म होने वाला है। भूतापी, समुद्रंगे, हाइड्रोजन व जैव भार आदि ऐसे कैसे हैं, नवीकरणीय स्रोत है। कुछ संभावित ऊर्जा के स्रोत जो नवीकरणीय के स्रोत हैं। संभावित ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, है ना, जो नवीकरणीय स्रोत हैं। नेक्स्ट देखेंगे भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण के उदाहरण सही समझाइए। तो तने के रूपांतरण, तने का मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों एवं फलों को धारण करना होता है। देखिए, तने का मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे तना निकला, ठीक है, तो उसका पत्तियों और पुष्पों एवं फलों को धारण करना होता है। उसी पर हमारी पत्तियां आती हैं, उसी पे हमारे फल आते हैं, और उसी पे हमारे फूल टाइप के आते हैं। ठीक है, फूल आते हैं, तो इन सभी को धारण करना होता है। फल एवं खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करना भी होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी फल हैं, खनिज तथा कार्बनिक जितने भोज्य पदार्थ हैं, उनका संवहन भी करता है। और हरा होने पर भोजन निर्माण का भी कार्य करता है। अब जैसे जब तना हरा होता है तो वो क्या, भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। तने में थोड़ी सी मात्रा में भोजन भी संचित रहता है। जो तना होता है वो भोजन की मात्रा को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, भोजन को संचित कर लेता है। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए तने रूपांतरित हो जाते हैं। कई कार्य ऐसे हैं जिनको संपन्न करने के लिए तने रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर। अब ये पोषण के आधार पर पूछ रहे हैं कि पोषण के आधार पर पादप और जंतु में क्या अंतर होता है। तो यानी कि भोजन के आधार पर हम बताएंगे तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इन्हें सुपोषी कहते हैं। भाई, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ही क्या कहते हैं, हम सुपोषी कहते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अपने भोजन हेतु पेड़ पौधों व अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, इसलिए जंतुओं को हम क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। यानी कि जो दूसरों पर निर्भर रहेंगे उन्हें परपोषी कहते हैं, और जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बना रहते हैं, उन्हें सुपोषी कहते हैं। ठीक है, पौधे के हरे भाग विशेषकर पत्तियों में पर्णहरिम होता है। पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल द्वारा अवशोषित जल लेकर भोजन का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ अवशोषित जल को लेकर भोजन का निर्माण करती है। ठीक है, किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो भोजन का निर्माण तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कौन सी ऑक्सीजन गैस निकलती है। पूछ लिया जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिससे पर्यावरण क्या होता है, शुद्ध हो जाता है।
पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इसे सुपोषी कहा जाता है। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपना भोजन मृत व सड़े गले पदार्थों पर से ग्रहण करते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहेंगे? मृतोपजीवी कहते हैं। यानी कि जो पौधे सड़े गले पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है। कुकुरमुत्ता जैसे हो गया, कुकुरमुत्ता आप सभी जानते होंगे। वे पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल हो गया, जू हो गया। देखिए अमरबेल देखा होगा आपने, पीली पीली टाइप की होती, जो पेड़ पौधों पे आप देखा होगा, जिससे बेर वगैरह के पेड़ पौधे होते हैं उन पे पड़ी होती है। और जू वगैरह ये भी क्या होते हैं? दूसरे पर ही आश्रित होते हैं, तो इन्हें यानी परजीव, दूसरे जीव पर आधारित, तो उन्हें परजीवी कहते हैं। जलीय तथा स्थलीय अनुकूलन को समझाइए। अब ये क्वेश्चन देखें कि जलीय तथा स्थलीय अनुकूलन क्या होता है, उसको समझाइए। ठीक है। तो जलीय अनुकूलन देखेंगे, अपने हाथ पैर को लगातार 1 घंटे तक पानी में डुबाए रखें। हाथ तथा पैर की त्वचा चमड़ी में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या इसी तरह जलीय जंतु, मेढक, मछली तथा जलीय पौधा, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि भी होता है? नहीं। देखिए हम जैसे मानव है, अपना एक हाथ 1-2 घंटे तक डुबा के रखेंगे तो वो सिकुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा मेढक और मछली में नहीं होता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो जलीय जंतु होते हैं और उनकी बॉडी जल में रहने वाले जीवों के प्रति अनुकूलित हो जाती है। ठीक है, जल के प्रति अनुकूलित हो जाती है, इसलिए उनमें इस प्रकार की परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। ठीक है। हमारे हाथ पैर की त्वचा सिकुड़ जाती है क्योंकि हमारा जीवन पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, हमारा जीवन तो थल में रहने के लिए अनुकूलित है ना। परंतु जलीय जीवधारियों जैसे मेढक, मछली, जलकुंभी आदि, सिंघाड़ा आदि में ऐसा नहीं होता है। अनुकूलन जीवधारियों के शरीर की में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जितने भी जलीय वातावरण में रहने वाले जीव हैं उनको, उनके शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी सल्ग पाए जाते हैं। जो मछली होती है उसके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? जलरोधी सल्ग पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे जलक्लोम गिल्स होते हैं ना। जो मछली होती है उसके अंदर क्लोम्स होते हैं, जिससे वो पानी को अंदर लेती है और उसी गिल्स के द्वारा बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन क्या करती है? अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। और तैरने के लिए इनका शरीर धारा रहित होता है, जैसा कि आगे बताया। चपटे पंख होते हैं। क्या पंख किसी मरुस्थलीय जल में क्या पंख किसी स्थलीय जंतु में होता है? गर्दन का आभा होता है तथा आँखों में निवेशक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन हैं। ये सब ना हो तो मछली भी उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन उसमें ये सब लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए वो जल में तैर सकती है और जल में रह सकती है। ठीक है। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण वे जल में निवास करते हैं। जंतुओं की तरह जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। जितने पौधे होते हैं, जो जल वाले पौधे होते हैं, उनमें भी जलीय अनुकूलन होता है। ठीक है। इन पौधों का शरीर कैसा होता है? कोमल तथा कमज़ोर होता है। जितने जल वाले पौधे हैं सबका शरीर बड़ा ही कोमल, नाजुक होगा और कमज़ोर होगा, क्योंकि इन पौधों के शरीर सभी भागों में मृदुतक की अधिकता में होता है। ठीक है। और काष्ठी ऊतक अत्यंत सूक्ष्म होता है। देखिए काष्ठी ऊतक अगर अधिक होगा तो कठिन हो जाएंगे, लेकिन काष्ठी ऊतक क्या होता है? बहुत ही कम होता है, इसलिए ये कैसे बहुत ही मुलायम होते हैं, क्योंकि मृदुतक की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है। पत्तियां पतली, कटी पटी तथा तैरने की अवस्था में होती हैं। पत्तियां में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है। जो रंध्र होते हैं छोटे छोटे छिद्र टाइप के होते हैं, वो नहीं इसमें होते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। जड़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत ही कम विकसित होती हैं। तना, पर्ण, वृंत तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश होते हैं। अतः जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं। जितने भी जलीय पौधे होंगे वो सभी स्पंजी होंगे और हल्के होंगे। उनके सब तनों में वायुकोष्ठ पाया जाता है। जैसे जलकुंभी। जलीय पौधों के सभी भागों में जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। ठीक है। इन्हीं लक्षणों के कारण जलीय पौधे जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, जैसे सिंघाड़ा, बेलिसनेरिया, हाइड्रिला तथा कुमुदनी आदि। ये सब पौधे हैं। ये कैसे हैं? ये जल में रहने वाले जलीय पौधे हैं। स्थलीय अनुकूलन क्या होता है? स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली है, गाय है, स्थलीय पादप है, जैसे नीम, अमरूद आदि वातावरण के अनुसार अनुकूलन होना है। ठीक है। तो स्थलीय जंतु जैसे कौन कौन से हैं? बिल्ली है। गाय में प्रचलन के 4 पाद होते हैं, यानी चलने के लिए जो होते हैं 4 पैर होते हैं। ठीक है। सांस लेने हेतु विकसित श्वसन तंत्र होता है। भाई जितने भी जंतु हैं
थल में रहने वाले उनको श्वसन तंत्र होता है। और नीम तथा अमरूद स्थलीय वृक्ष हैं, जो नीम है अमरूद है हमारे स्थल पे ही होते हैं, जल में थोड़ा नहीं होते हैं। अधिक जल में ये सूख जाते हैं। अगर ज़्यादा ही जल हमेशा भरा रहेगा तो ये सब कैसे सूख जाएंगे। इनका क्योंकि ये उसके जल के प्रति अनुकूलित नहीं है ना। इनका तना मजबूत व पत्तियाँ चमकीली और फैली हुई होती हैं। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं इनमें क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं और उन्हीं रंध्रों के द्वारा इनका आदान प्रदान होता है गैसों का। ठीक है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। अब जितने स्थल वाले होते हैं उनका जड़ तंत्र खूब फैला हुआ, खूब मजबूत होता है, खूब विकसित होता है। लेकिन जो जल वाले पौधे हैं उनका जड़ तंत्र बहुत ही अल्प विकसित होता है, बहुत ही कम होता है। आपको रेगिस्तान मरुस्थल के बारे में जानकारी होगी। मरुस्थल भी स्थलीय वातावरण का ही एक रूप है। क्या आप मरुस्थल में पाए जाने वाले किसी पौधे अथवा जंतु का नाम बता सकते हैं, है ना। उपयुक्त कठिनाइयों के समाधान हेतु जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा यानी कि जल संचय और खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। किसके? ऊँट के। ठीक है। जो ऊँट होता है उसके क्या होता है कि खुरदरी त्वचा होती है, अधिक बाल होते हैं, लंबे पैर होते हैं, गद्देदार तलवे होते हैं, क्योंकि वो रेगिस्तान में वही दौड़ सकते हैं ना, इसीलिए वो रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं। रेगिस्तान में चलने के लिए वो अनुकूलित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे, मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन की विशेषताएं बताइए। इसी प्रकार मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन के लिए निम्न विशेषताएं, जैसे उनका तना कैसा होता है, मार्शल होता है, चपटा होता है, हरा एवं स्पंजी होता है, जो मरुस्थल वाले पौधे होते हैं। और जो भोजन बनाने के साथ साथ जल संचित करने का कार्य करते हैं। भाई मरुस्थल में पानी कमी होती है तो वो जल संचित का भी कार्य करेंगे, है ना, जैसे नांगफनी हो गया। और जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ गहराई में जाता है। जो जड़ तंत्र होता है वो भी काफ़ी गहराई तक जाता है ना। और वाष्पोषण की प्रक्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसल कांटों के सल के रूप में बदल जाती हैं। जो पत्तियां होती हैं कि वाष्पोषण की प्रक्रिया कम हो इसलिए वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं, है ना। और जैसे कौन कौन सी नांगफनी हो गई, गीक्वार हो गया, सतावर हो गया और भड़भंडा आदि पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे रहते हैं। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो गड्ढों में धसे रहते हैं, इससे वाष्पोषण कम होता है। भाई रंध्र नीचे होंगे, गड्ढों में होंगे तो वाष्पोषण कम होगा, रंध्र ऊपर होंगे तो वाष्प का उत्सर्जन ज़्यादा होगा। ठीक है। और इसी के साथ लास्ट और देख लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन होता क्या है। देखिए जलीय हो गया, स्थलीय हो गया, मरुस्थलीय हो गया, पर्वतीय देख लेते हैं। तो पर्वतीय के लिए क्या है कि यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं का रंग प्रायः कैसा होता है, सफ़ेद और हल्का होता है। पूछ लिया जाएगा कि किस स्थल में पाए जाने वाले जंतुओं का रंग प्रायः सफ़ेद और हल्का होता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है। यह रंग छद्मावरण तथा गर्मी को नियमित करने में सहायता करता है। यहाँ के जंतु गर्मी तथा कैसे होते हैं, यहाँ के जंतु गर्मी तथा पतझड़ में बहुत खाते हैं और बसा के रूप में ऊर्जा को एकत्र करते हैं। जो पर्वतीय जंतु होते हैं वो बसा के रूप में किसको, ऊर्जा को एकत्र करते रहते हैं। कड़ी सर्दी में कुछ माह तक ये सोए रहते हैं। अब सर्दियों पर्वतीय कैसे जंतु होते हैं, सर्दियों में कुछ माह तक ये सोते ही रहेंगे अथवा शीतवास करते हैं। शीतवास में उनकी उपापचय क्रिया बहुत ही कम हो जाती है। जब भाई सोते ही रहेंगे तो उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिज्म क्रिया जो होती है वो बहुत ही कैसी कम हो जाएगी। यहाँ तक कि ठंडे बर्फ से ढके हुए स्थानों में पाए जाने वाले पौधों की ऊंचाई काफ़ी कम होती है। ये महीनों तक प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। इनकी पतली अथवा कांटेदार पत्तियां होती हैं। इनकी जो पर्वतीय होते हैं उनकी बहुत ही पतली पतली पत्तियां और कांटेदार होती हैं। इन्हें यह जल्दी जल्दी गिरा देते हैं। प्रायः इन क्षेत्रों में वृक्ष नहीं मिलते हैं क्योंकि ये इतनी ठंड में जीवित नहीं रह सकते हैं। देखिए ठंड में जहाँ पर ज़्यादा ही ठंडक होती है वहाँ पर सभी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, है ना। जो वहाँ की जलवायु में अनुकूलित रहें, है ना, उसकी जलवायु के अकॉर्डिंग अनुकूलित रहें वहीं पर वहाँ पाए जाते हैं। और वहाँ क्या होती हैं कि उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो जल्दी जल्दी अपनी पत्तियों गिरा देते हैं, जिससे वो क्या होता रहे कि पत्तियां गिरा देते हैं जिससे वो जीवित रह सके ना। पत्तियां अगर बनी रहेंगी तो उनके ऊपर बर्फ़ पड़ेगी जिससे पौधों को नुकसान होगी। ठीक है। इसी के साथ हम अपना आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। ठीक है, ये एंड करते हैं यहाँ पर ही। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और पूरी क्लास आप देखा करें। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहें हमारी क्लास के साथ। धन्यवाद। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।